हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी लोगों के। स्वागत है आपका ब्रेक द कंसेप्ट में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिक्स क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट्स अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन आवर होम्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं अपने होम्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट आइदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। ठीक है, दो टाइप का होता है बेटा ये, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ऐसे बेटा एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे बेटा कोई भी चार्ज नहीं होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे हमारे पास जीरो चार्ज होता है। अब बात आती है कि प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है? नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? ये होती है कूलम। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को अपोज करते हैं, और अलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही चार्जेस आर क्वांटाइज इन नेचर। क्वांटाइज इन नेचर का मतलब क्या है कि चार्जेस आर क्वांटाइज इन नेचर का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो क्वांटिटीज़ में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू एन। यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, और दूसरा होता है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वन कूलम को डिफाइन कीजिए, तो वन कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? हमारे पास होता है Q इक्वल्स टू एन। अगर मुझे चाहिए वन कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? वन चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वन कूलम को मैं बोल सकता हूँ इट्स अमाउंट ऑफ चार्ज अटेंड बाय 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? अब यहाँ पे बेटा एक और नोट पॉइंट आता है कि कभी कभार एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट बेटा क्या? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन डायरेक्शन। इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, गिवन डायरेक्शन तो गिवन डायरेक्शन बोल सकते हो। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर। अगर बेटा मैं बात करूँ कोलाम क्यू की, तो क्यू की यूनिट होती है कोलाम, टी की यूनिट होती है सेकंड। तो एक और यूनिट बन जाती है कोलाम पर सेकंड, कोलाम पर सेकंड। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वन एम्पियर को डिफाइन करने के लिए वन एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप बोल दोगे वन एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? वन कोलाम अपॉन वन सेकंड। तो आप बोल दोगे the amount of current is equal to the when one coulomb charge flow for one second, that is called 1 ampere। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर कोई आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो सकती है? डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है इन द सर्किट। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो इट्स ऑलवेज फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी भी बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तीन टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होती है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो डेल वी इक्वल्स हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकाल तो हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है बेटा? बोल्ट। ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो ऐसा यूनिट होती है इसकी होती है बोल्ट। ठीक है, नाउ वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कि क्यू बराबर होता है आई टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? आई टी। तो मेरे पास एक और फॉर्म बन गया है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आई टी। यहाँ से अगर मैंने इसकी यूनिट निकाली तो कितना जाएगा? जूल पर एम्पियर सेकेंड। बेटा मैं आपको इतने सारे यूनिट्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट करके पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। करंट भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ऐसे ही हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेंगे, दैट इज 1 जूल पर कूलम। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं करंट जो है वो कैसे मेजर किया जाता है। करंट मेजर किया जाता है एमीटर के थ्रू। इट्स अ डिवाइस विच मेजर द करंट
ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर यूज़ करते हैं और पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ बात करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ओम्स लॉ डिफाइन होता है किसके लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, जहाँ से हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर, और आर यहाँ पर क्या होता है, आर होता है बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यहाँ से R बराबर बी अपॉन आई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर ये जो R होता है रेजिस्टेंस, ना तो वो B पे डिपेंड करता है ना ही वो I पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द B एंड द I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर ये जो रो आता है दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस होती है, टू विच शोज द हाउ द रजिस्टर रजिस्ट द करंट, ठीक है। अगर हम बात करें बी वर्सेस आई ग्राफ की, तो बी वर्सेस आई ग्राफ बेटा हमारे पास हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। अब आर कॉस्ट मेरे पास बी अपॉन आई, अगर मैं इसकी यूनिट निकाल तो हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, दिस इज द साइन, ठीक है, ऑफ ओम। ऐसी रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ पर रो की हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। रो डज नॉट डिपेंड ऑन द ए एज वेल एज द एल। ऐसे ही रो जो रेजिस्टिविटी होती है ना तो वो एरिया पे डिपेंड करती है, ना ही वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करती है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। बेटा रजिस्टर जो होगा वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, रजिस्टर भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रजिस्टर की। तो कॉम्बिनेशन रजिस्टर बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में बेटा हमारे पास करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स है तो हमारे पास हो जाएगा N इंटू आर। ऐसे ही हमारे पास पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा, लेकिन करंट का क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर आई था, यहाँ पर मेरे पास I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 हमारे पास चला गया, तो यहाँ पे करंट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रजिस्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मैं एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स की बात करूँ तो मेरे पास R इक्विवेलेंट आएगा R/N, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर की। तो पावर क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। W बराबर बेटा हमने क्या पढ़ा था, V Q पढ़ा था, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से W बराबर कितना आ जाएगा, V Q, तो V Q अपॉन T हो जाएगा। अब ये Q अपॉन T क्या है बेटा, हमारे पास I होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू बी आई। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं ओम्स लॉ तो हो जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला मेरे पास है P इक्वल्स टू बी स्क्वायर आर। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस क्या होता है, कभी कभार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको डेटा I में और P में देते हैं, या I और R में दे देंगे तब आप पावर इस तरीके से निकाल लोगे, कभी आपको डेटा B और R में दे देंगे तब आप पावर इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है ना। अगर बात करूँ मैं फॉर हैवी अप्लायंसेस, तो हैवी अप्लायंसेस के लिए बेटा जो पावर होती है वो मेजर करी जाती है हॉर्स पावर में, HP मतलब हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर बराबर इक्वल्स टू होती है 746 वाट, 746 वाट, क्लियर है। नाउ हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा क्या होता है, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द टाइम। तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू BI/T। अब बेटा जो भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम इसको हमेशा मेजर करेंगे किसमें, किलोवाट आर में, ठीक है। न्यूमेरिकल में जब भी हम करेंगे इसको हम बात करेंगे किसमें, किलोवाट आर में। 1 किलोवाट आर बेटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, क्लियर है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रजिस्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा हमारे पास सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चार्ज। अगर बेटा हमारे पास चार्ज रेस्ट पे है तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर हम बात कर लेते हैं चार्ज अगर हमारे पास मोशन में है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, साथ में क्या बनेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स भी इस पर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं मैग्नेट की। तो मैग्नेट बेटा इट्स अ बार मैग्नेट, इट्स अ बार
मैग्नेट, इसके पास दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप याद कर लो सन। ठीक है, तो सन के बिहाफ पे क्या हो जाएगा, एस एन एस एन एस एन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कभी भी अगर आप मैग्नेट देखो तो उसमें एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर आप इसे बीच में से काट दे रहे हो तो यहाँ पर एक और पोल बन जाएगा विच इज़ अपोजिट टू द अनदर पोल। क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया सन के यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा कि जब आप लिखोगे सन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू द साउथ पोल बट आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करूँ तो इनसाइड द मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड टर्मिनेट टू द नॉर्थ पोल। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखी हुई। आउटसाइड द मैग्नेट ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होती है साउथ पोल में। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट आपके पास ओरिजिनेट होती है साउथ पोल से, टर्मिनेट होती है नॉर्थ पोल में। ठीक है, और ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, अगर जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर अगर आप कंपास रखोगे तो कंपास की नीडल क्या होगी बेटा, डिफ्रैक्ट करती रहेगी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग होती है एंड्स पे और वीक होती है एजेस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है और यहाँ पर क्या होता है आपके पास गैप ज़्यादा रहता है। ठीक है, काफ़ी क्लोज होती है, यहाँ पर क्या होता है बेटा दूर रहती है, इस वजह से यहाँ पर वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पर क्या होती है बेटा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है टेस्ला। ना हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बेटा आप क्या करोगे, आप होल्ड कर लोगे उस वायर को। ठीक है, ये तरीका है डायरेक्शन टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जिस भी वायर में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उस वायर को आप होल्ड कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से होल्ड करेंगे, आपका थंब जो है रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को। उसके बिहाफ पे आपकी जो फोल्डेड फिंगर्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। बेटा इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब रिप्रेजेंट करता है करंट को और फोल्डेड फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे ही बेटा हम यूज़ करते हैं दूसरा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये भी जो है इसकी बिहाफ पे भी हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है या फिर सर्कुलर वायर है तो बेटा यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि ये क्या है आपके पास नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल शो हो रहा है, या नॉर्थ पोल कब से होगा, जब करंट कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब करंट कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपके पास जो फेस शो होगा वो क्या होगा नॉर्थ पोल, यानी कि ये बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। और अगर आपके पास करंट क्लॉकवाइज है तो ये बिहेव करेगा एज आपके पास साउथ पोल। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक ड्यू टू विच यू कैन इजिली गेट द डायरेक्शन। क्लियर है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो देखो यहाँ पर आपके पास सिंपल क्लियर सी चीज़ है कि यहाँ पर मेरे पास क्या दिख रहा था, यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है। कॉइल मैंने क्या करा, दिस इज द पॉजिटिव टर्न, दिस इज नेगेटिव टर्न। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ये। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो पूरी कॉइल को हाफ वाट डिवाइड कर देगी। यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाती है और इधर इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ना बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, सोलेनॉइड होता है व्हेन द कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास सोलेनॉइड बन जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी कॉइल्स को आपने एक साथ मिला दिया है। तो बस यही कंडीशन यहाँ पर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर का मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट मैंने फ्लो कराई और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मैं उसको निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेटा ये होता है मैग्नेटाइज्ड सोलेनॉइड, या फिर आप बोल दो कि आपने जो भी रैपिंग करी थी उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी। क्या डाल दिया आपने, एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी है। तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ना हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब बेटा हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बेटा आपके पास क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास थंब होगा, आपके पास 4 फिंगर होगी, आपके पास क्या होगी बेटा मिडिल फिंगर होगी। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो फादर जी है यानी कि थंब, ये आपके पास क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे बेटा आपके पास फोर्स को, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड क्या हो जाएगा आपके पास करंट। ठीक है, इसके भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं
अगर आपके पास कहीं भी फोर्स निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, ये स्टैंड है हमारे पास। ठीक है, और ये मेरे पास क्या एक स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप मैंने ले ली है। मैं इसमें वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगाई है मैंने, मैग्नेट लगाई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करंट फ्लो करूँगा तो क्या होगा, करंट जैसे यहाँ पे फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर मैग्नेट लगा हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल चेंज कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रिप जो होगी वापस से मूव करेगी पीछे की तरफ। ठीक है, रिपल कर जाएगी। तो यही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी एंड द एसी। तो डीसी एसी में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है। डीसी में आपके पास डायरेक्ट करंट है, एसी आपके पास क्या ऑल्टरनेटिंग करंट है। डीसी में आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोस्टली 50 to 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दिस इज द डायग्राम ऑफ द डायरेक्ट करंट। ठीक है, स्ट्रेट आपके पास लाइन, और यहाँ पे क्या साइनसोडियल वेव आपके पास दिख रही है, ये दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट। तो बेटा डोमेस्टिक सर्किट में जो मोस्टली जो आपके पास सप्लाई होती है वो तो 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है हाई पोटेंशियल वायर। हाई पोटेंशियल वायर आपके पास लाइव वायर होता है जिसको रेड कलर का होता है। ठीक है, एंड जीरो पोटेंशियल वायर आपके पास होता है न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर का होता है मोस्टली। अर्थ वायर आपके पास होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरलोडिंग। बेटा ओवरलोडिंग क्या होती है, जब हम बहुत सारे अप्लाइंसेस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक साथ आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं वhenever लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ क्या हो जाए बेटा, टच कर जाए। ठीक है, और उस वजह से क्या हो जाएगी, स्पार्किंग होती है क्रिएट, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक थिन वायर होता है। ठीक है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ये यूज़ क्यों होता है, सो दैट आपके पास घर के जो अप्लाइंसेज हो वो क्या हो, सेफ रहें। अप्लाइंसेस क्या हो बेटा आपके पास, सेफ रहें। ठीक है, इसको हम बाहर ही यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारे पास। तो लाइट रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्शन में हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बेटा होता है आपके पास बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा आपके पास क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द एंगल आई इक्वल्स टू एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। ठीक है, at the point of incidence या at the point of contact all lie in the same plane, all lie in the same plane। तो ये आपके पास दो लॉ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिरर की। तो मिरर आपके पास क्या होता है, दो टाइप के बेटा आपके पास मिरर है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होगा, जो शेप में बिल्कुल एकदम प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो बल्जिंग आउटवर्ड होता है। ठीक है, द मिरर विच इज हैविंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे आपके पास क्या कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर केव बनी हुई दिख रही है आपको, तो दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। ठीक है, ना बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। तो बेटा प्लेन मिरर में क्या किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। आपने क्या करा, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, अगर मैं यहाँ से रेज डालूँ, ठीक है, तो रेज ये सीधी मैंने रेज डाली नॉर्मल, तो नॉर्मल वापस आ जाएगी। ये जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आगे दबेगा, मैंने इसको क्या करा, पीछे तरफ एक्सटेंड करके देखा, तो मुझे यहाँ पर इसकी कंडीशंस कुछ मिलती है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी बनती है, पहले तो सेम साइज की होती है। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इमेज रियल नहीं होती है, सच में नहीं बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है। तीसरा यहाँ पर क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट वाला हैंड आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज़, जितनी दूर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर आपकी इमेज बनेगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्लेन मिरर। ना अब बात करें तो स्फेरिकल मिरर की। बेटा स्फेरिकल मिरर में आपके पास होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो अभी मैं आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स की। तो बेटा ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द फोकस। ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से बन के आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन है, इसको आप क्लियर याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, बेटा ये जो एक्सिस जा रही है जो सारी पॉइंट्स को जोड़ रही है, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास डाया ऑफ लेंस होता है, जो डाया ऑफ मिरर होता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, द रे which is parallel to the principal axis after reflection
आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, अगर कोई रे इन्फिनाइट से आ रही है यानी कि पैरेलल हो या कहीं से कैसी भी हो, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास करेगी। एक जस्ट इसका उल्टा होता है दूसरा वाला, कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा आपके पास क्या होता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो वापस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और नॉर्मल से अगर कोई रे जा रही है तो वो नॉर्मल से ही वापस हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास चौथा जो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला लॉ है, वो तो आप जानते ही हो। यानी कि अगर मैं कोई रे पोल से पास करा रहा हूँ तो वो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चार रूल आप याद रखेंगे, इसके बिहाफ पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपके पास दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बेटा मैं दोनों में यहाँ पे आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको एकदम पोजीशंस क्लियर हो जाएंगे, और बेटा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। कॉनकेव मिरर को बेटा हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा है अगर मैं यहाँ पे कोई भी रे डालूँ तो रे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ इमेज की तो सबसे पहले मैं रखूँगा इन्फिनिटी पे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर बना लेंगे कॉनकेव मिरर। मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लिया है। ठीक है, अब ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास फोकस, और ये आपके पास क्या है, पोल है। ठीक है, आप क्या करिए, आप यहाँ पे इन्फिनिटी से बढ़िए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी से, और राइट की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास इमेज आएगी, और इमेज को आपको हम कहाँ से मूव कराएंगे, आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमें पता है रूल में कि अगर कोई भी रे हमारे पास इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और रेस पैरेलल अगर हुई तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। साइज ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, हाईली डिमिनिश्ड होता है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप आप बढ़िए, जैसे इन्फिनिटी के बाद आप जाएंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, बियॉन्ड सी। सी से पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो बियॉन्ड सी पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करें, आपने इधर राइट की तरफ बढ़ गए हैं, अब इमेज क्या बढ़ेगी, आप लेफ्ट की तरफ मूव करिए। तो यहाँ पहले फोकस पे थी, अब कहाँ पे आ जाएगी, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी हो जाएगी। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर आपके पास हो जाएगा। अब हम डालेंगे एट सी पे, तो एट सी पे क्या हो जाएगा, सी पे डालेंगे तो सी पे आ जाएगी, तो एट सी पे ऑब्जेक्ट होगा, पोजिशन में सी पे ही रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, साइज आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और रियल इन्वर्टेड इमेज आपके पास बनेगी। जैसे मैं बात करता हूँ बिटवीन सी एंड एफ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, इनलार्ज हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी नेचर। अब मैं बात करता हूँ एट फोकस, तो आप पता है अगर कोई भी रे फोकस पर मीट करती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और वो कहाँ पे मीट करेगी, हमें मान के चलते हैं वो मीट करेंगे इन्फाइनाइट पे। तो आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट इन्फाइनाइट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज आपके पास क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगला बेटा हमारे पास केस है बिटवीन एफ एंड पी, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज आपके पास बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि आपको इधर आप कहीं जा ही नहीं सकते, तो आपके पास कहाँ जाओगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इलार्ज होगी और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दीज आर द केसेस फॉर द कॉनकेव मिरर। आप ट्रिक याद रख लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, राइट हैंड की तरफ मूव कराएंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, और इमेज को आप मूव कराएंगे वन स्टेप एट अ टाइम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम फोकस, और यहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द इन्फिनिटी। ठीक है, 1 मिनट में बेटा आपके पास पूरी टेबल बन जाएगी और आपकी सारी पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी। इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर बेटा आपके पास कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर, और यहाँ पर भी केस सेम है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो मिरर के दूसरी तरफ है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पर सबसे पहला केस तो हमारे पास इन्फिनिटी पे होगा, और इन्फिनिटी पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, लेकिन कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ इसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल इंटरेक्टिव इमेज यहाँ पे बनती है। दूसरा कैसे, आप कहीं पर भी रखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, आपकी ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो हमेशा बनेगी एफ एंड सी के बीच में, डिमिनिश्ड इमेज होगी, वर्चुअल इंटरेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही केस है। ठीक है, ना यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बेटा आप क्या करोगे, साइन कन्वेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ पर सबसे सिंपल सा रूल है कि अगर आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो ओरिजिन होगा बेटा वो बिहेव करेगा एज अ पोल, वो बिहेव करेगा एज अ पोल, यानी कि पोल हमारे पास बिहेव करेगा एज अ ओरिजिन। ठीक है, जो पोल होगा बेटा वो हमारे पास बिहेव करेगा एज अ ओरिजिन। तो अब आप पोल के राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो होगा निगेटिव। आप पोल से ऊपर जाओगे तो होगा पॉजिटिव, पोल से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से समझ में आता है। अगर मैं बात करूँ यू की, तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, इसीलिए यू हमारे पास कैसा रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा मोस्टली ऊपर के ऊपर ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो बेटा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u। यहाँ पर f हमारे पास होता है फोकल लेंथ, v हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड u हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी बेटा आप हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल।
ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, तो बेटा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ बी अपॉन नेगेटिव ऑफ यू। ठीक है, अगर आपके पास m की वैल्यू लेस देन 1 तो इमेज आपकी हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 तो सेम साइज इमेज बनेगी, अगर आपके पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आपके पास इमेज बनेगी इनलार्ज। ठीक, अब बात कर लेते हैं m हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास इमेज हमेशा बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अगर हमारे पास m नेगेटिव तो हमारे पास इमेज बनेगी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड ऑलवेज गो विद द साइन इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम हमेशा न्यूमेरिकल जब भी बात करेंगे तो हम साइन के साथ ही यूज़ करेंगे हर एक टर्म को। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बेटा बताया था कि बैंडिंग ऑफ लाइट होती है व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पर आपके पास दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। तो बेटा अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो लाइट हमेशा बैंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है तो लाइट हमेशा बैंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर लाइट जो है अलॉन्ग द नॉर्मल मूव कर रही है तो देयर इज नो बेंडिंग, चाहे डेंसर टू रेयर हो चाहे रेयर टू डेंसर हो। ठीक है, क्लियर है ना। हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो अगेन कंडीशन वहाँ पर सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर, दीज आर द टू लॉज, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। यहाँ पर बेटा आप हमेशा याद रखेंगे n1 आपके पास वो होगा जहाँ पर n1 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का जिसमें लाइट रे क्या करिए, इंसिडेंट करिए, और n2 आप हमेशा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे जहाँ पर लाइट क्या हुई है बेटा आपके पास, रिफ्रैक्ट हुई है। क्लियर है, न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखिएगा, अगर ना दे तो वैसे तो वो मेंशन करेगा ही। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसमें मैं आपको सबसे अच्छे ट्रिक दे रहा हूँ, आप ये देखेंगे कि n के बाद लिखा क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग बेटा इसको n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइए अगर एग्जाम में दे दे तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें n के बाद लिखा क्या। सपोज यहाँ पे n के बाद 2 लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू समथिंग जो भी आपको दिया। अगर यहाँ पे दिया है 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट मीन्स n2 अपॉन n1 की बात हो रही है। अगर यहीं पे मैं आपको बोल दूँ n1 2 तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास n1 अपॉन n2। ठीक है, अब वेलोसिटी का ये बेटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल से गारंटेड आएगा। ठीक है, तो n1 आपके पास क्या होगा, इंसिडेंट लाइट वाला हो जाएगा, और n2 आपके पास कौन सा रहेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट वाला हो जाएगा। दिस इज सिंपल ट्रिक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, ठीक है, जो कंपेयर होता है किसके साथ, एयर के साथ या फिर वैक्यूम के साथ। ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रहता है 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ एयर आपके पास होती है c, और c की वैल्यू बेटा क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा और ना करे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, नाउ बेटा बात कर लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। तो स्फेरिकल लेंसेज सेम दो टाइप के होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस और द कॉनकेव लेंस। यहाँ पर बेटा एक मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूँ कि यहाँ पर जो लेंसेज है वो जस्ट आप समझ लो कि जितना भी काम होगा वो जस्ट उल्टा है किसकी तरफ, उल्टा है किससे, मिरर से। ठीक है, और मिरर में क्या होगा, यानी कि अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की तो इसकी कहानी होगी सेम किसकी तरह, कॉनकेव मिरर की तरह। मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस की तो इसकी कहानी होगी किसकी तरह, सेम कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, देखो वहाँ पर कॉनकेव लेंस मिरर था आपके पास कन्वर्जिंग, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो गया। वहाँ पर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग, यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो गया आपके पास डाइवर्जिंग। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द कॉन्वेक्स एंड दिस इज द शेप ऑफ द कॉनकेव। यहाँ पर जो बल्जिंग आउटवर्ड है बेटा आपके पास कैसे कौन होता है, कॉन्वेक्स होता है, और जो केव टाइप होता है वो क्या आपके पास लेंस, वो तो आपको पता है, नाम से ही उठा लोगे कॉनकेव। ठीक है, इस बेटा कॉन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डबल कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये थिन होता है बेटा एंड्स पॉइंट्स पे और थिक होता है एट मिडिल। कॉनकेव लेंस बेटा कैसा होता है, थिक होता है एट द एंड्स पॉइंट और थिन होता है एट मिडिल। ठीक है, ना हम बात करें इमेज फॉर्मेशन रूल की बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 आपको इमेज रूल्स याद रखने हैं। इसके पे आप कोई भी इमेज फॉर्म कर लोगे। पहले आपके पास वही है कि अगर कोई रे
पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीट करेगी फोकस पे। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या करेगी, रिमेन्स अनडेविएटेड, ठीक है। उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर होता है और वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल, यहाँ से कोई भी रह जाएगी तो, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टर्म बता दूँ बेटा, आपके पास जो मिड पॉइंट होता है आपके पास लेंस का उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फिर जो आपके पास सेंटर ऑफ स्फेयर होता है वो आपके पास 2f1 बोल सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो उसको, और उन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। दो सर्फेसेज दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग विद द 1 and 2। जनरली हमारे सिलेबस में 10th में दोनों सेम ही रहते हैं, तो आपको पता है जो F2 लो या फिर F1 लोगे आप, वो सेम ही रहेगा, या फिर 2f1 या फिर 2f2 बराबर ही रहेगा। एंड रूल अगेन सेम है आपके पास, r बराबर क्या हो जाएगा 2f। r क्या हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड f क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। ना हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्शन। तो मैंने आपको जैसा ट्रिक बताया कि जो कहानी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की है वो कहानी किसकी थी, कॉनकेव मिरर की। सेम पिक्चर बिल्कुल वही रहेगी, बस यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर तुम्हारे पास आगे की तरफ इमेज बनेगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट राइट में मूव कराओगे, इन्फिनिटी से आप आगे की तरफ ही बढ़ोगे, इमेज आपके पास फोकस पे बनेगी, पहले आपको पता ही है, उसमें भी उधर भी आप क्या करोगे, राइट की तरफ ही मूव करोगे, और आप देखते जाओ एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास इमेज बनेगी F2 पे, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड रिफ्रैक्ट रियल एंड इन्वर्टेड। फिर मैं कहाँ पे आऊँगा 2f1 पे, बियॉन्ड 2f1, तो हमारे पास इमेज बनेगी F2 एंड 2f2, F2 एंड 2f2, ठीक है। डिमिनिश्ड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। फिर मैं बात करूँगा कि इसकी 2f1 की, 2f पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज भी बनेगी हमारे पास 2f2 पे, सेम साइज होगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगी। बिटवीन 2f1 एंड f1 पे हमारे पास 2f2 पे के बाद बनेगी, इनलार्ज होगी और रियल इन्वर्टेड रहेगी। फिर एट f1 पे आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज और रियल इन्वर्टेड। लास्ट केस आपके पास क्या होगा, f1 और o के बीच में जैसे ही आप आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज इनलार्ज रहेगी और वर्चुअल इनरेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या, अगर मैं बात करूँ कॉनकेव लेंस की, तो बिल्कुल कहानी सेम रहेगी। यहाँ पर भी दो ही केस होंगे, एक इन्फिनिटी वाला और एक आपके पास इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर वाला। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा एकदम अच्छे तरीके से। इट्स अ सिंपल ट्रिक जिसके जिसके भी आपको पोजीशन ऑफ इमेज आई थिंक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर बेटा आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। एफ आपके पास अगेन फोकल लेंथ है, वी यहाँ पर आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट्स अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा माइनस है। अगर मैं बात करूँ मिरर फॉर्मूला की, तो मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u था। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है h'/h इक्वल्स टू b/u। यहाँ पर बेटा प्लस का रहता है, आपको याद होगा कि हमने बात करी थी जब मिरर में, तो वो था नेगेटिव ऑफ b/u। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। मिरर में आपके पास जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला वो प्लस में था, यहाँ पर माइनस था मैग्नीफिकेशन में। लेंस में आपके पास मिरर जो फोकल लेंथ फॉर्मूला यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास प्लस है, ठीक है। साइन कन्वेंशन सेम रहेगा बिल्कुल मिरर की तरह। बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। यहाँ पर एफ आपके पास हमेशा क्या होगा मीटर में। अगर बेटा आपके पास एफ जो है सेंटीमीटर में दिया हो तो आप यूज़ कर लेंगे पावर इक्वल टू 100/f। मैं तो रिकमेंड करूँगा जब भी आप एग्जाम में हो तो आप एफ को हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर सिंपल रहेगा, ठीक है, ईजी आ जाएगा। पी हमेशा किस में रहता है बेटा, डायोप्टर में रहता है। पी को हमेशा करेंगे डायोप्टर में, ठीक है, डी डायोप्टर मतलब डी, ओके ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज में बेटा पी बराबर क्या होगा, जितने भी आपके पास लेंस आप सारी पावर्स को आप क्या करेंगे बेटा, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास मिलेगा पी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी बात करेंगे पावर की तो आप हमेशा क्या करेंगे, साइन यूज़ करेंगे। तो आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो पॉजिटिव होगी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, और निगेटिव होगी किसकी, कॉनकेव लेंस की। तो इसके यहाँ पे बेटा मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास जो पावर होगी वो प्लस किसके लिए होगी, कॉन्वेक्स के लिए, और माइनस किसके लिए होगी, कॉनकेव के लिए, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नाउ यहाँ पे बेटा हमारे पास चैप्टर हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द ह्यूमन आई, ठीक है बेटा। तो ये आई का स्ट्रक्चर है, थोड़ा गंदा सा ही फोटो बन गया है बेटा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है, लेंस। फिर हमारे पास बात करते हैं किसकी, फिर हमारे पास आता है, मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ, कैपिक के ब्रो, कैपिक के ब्रो। यहाँ पे बेटा सबसे पहले होता है कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर,
फिर प्यूपिल, फिर आयरिस, फिर सिलरी मसल्स, फिर विट्रस ह्यूमर, फिर रेटिना एंड फिर ऑप्टिकल सेंटर। आप कभी भी गलत नहीं होगे इन फोटो में, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर से याद कर वो लीजिए एक बार ट्रिक, कैपिक के बीरो, कैपिक ब्रो, कैपिक ब्रो, कैपिक ब्रो, ठीक है। कैपिक कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आयरिस, सिलरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। आपको यहाँ पर वन बाय वन आपको हर चीज़ का फंक्शन पता है। जो आप कॉर्निया होता है बेटा, ये लेंस की तरह बिहेव करता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या था, एक्वस ह्यूमर, जब आपके पास जेल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करती है, आपके पास जो लाइट होती है उसको एडजस्ट करती है, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा आपकी आंख में। और आयरिस क्या करता है बेटा, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। सिलरी मसल्स क्या करती है बेटा, एडजस्टमेंट करती है आई का, ठीक। उसके बाद विट्रस ह्यूमर क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। रेटिना आपके पास क्या होता है, लास्ट में जहाँ पर आपके पास इमेज फॉर्म एक्चुअल में होती है। एंड ऑप्टिकल नर्व क्या करती है बेटा, ये आपके पास सेंड करती है मैसेज, उसकी जो भी इमेज बनी है वो उसको ब्रेन तक पहुँचाती है, ठीक है। ना हम बात करते हैं विजन की। तो वन आई से, अगर ह्यूमन आई की मैं बात करूँ तो बेटा वन आई का विजन होता है 150 डिग्री, एंड अगर बोथ आई की आप बात करोगे तो होता है आपके पास 180 डिग्री। एमसीक्यूज में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर बात करो नॉर्मल आई की, तो नॉर्मल आई का जो बेटा नियर पॉइंट रहता है वो रहता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। बात करते हैं आई डिफेक्ट्स की बेटा। तो आई डिफेक्ट में आपके पास सबसे पहले आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आपके पास बेटा क्या होता है, कैटरैक्ट आपके पास जब आई लेंस बिकम मिल्की एंड द क्लाउडी, तो बेटा आपके पास कैटरैक्ट होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मोस्टली प्रोटीन लेयर फॉर्म होती है बेटा ओवर द आई लेंस, तो जैसे आपके पास कैटरैक्ट हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है, बाय द सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है बेटा, इस वजह से आपका कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट होता है मैं आपको सिंपल हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं, मोतियाबिंद। राइटिंग कितनी गंदी है, ठीक है। बात कर लेते हैं मायोपिया। तो मायोपिया बेटा आपके पास होता है नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया होता है आपके पास। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ इसकी भी। मायोपिया, मायोपिया में से एम उठा लो, एम के बाद क्या आता है बेटा, एन, ठीक है। तो एम के बाद एन हो गया। मायोपिया नियर साइटेडनेस, तो हाइपरमेट्रोपिया बाय डिफॉल्ट क्या रह जाएगा, फार साइटेडनेस। अब जैसा नाम है बेटा वैसा इसका काम, नियर साइटेडनेस। तो देखो नियर साइटेडनेस में क्या होगा, आपको पास की चीज़ें तो बहुत आराम से दिखेंगी, दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस में क्या होगा आपके पास बेटा, दूर की चीज़ें बहुत आराम से दिखेंगी, ठीक है, और आपको पास की चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखेंगी, उसमें दिक्कत होगी। ये किसके साथ, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है, या फिर एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल होता है। इसका करेक्शन क्या होता है, आप किसको यूज़ करेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे सुटेबल लेंथ का, सुटेबल फोकल लेंथ का, ठीक है। ऐसे ये इस पे जो हाइपरमेट्रोपिया है वो उसकी किस वजह से होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो होती है बेटा वो टू लॉन्ग हो जाती है। इसका करेक्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नाम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो बेटा आपके पास प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। इससे आपका क्या बनता है बेटा, प्रिज्म बनता है। तो यहाँ पर हमने इसका ये फेस उठा लिया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एंगल होता है, 2 लेटरल फेसेस जो होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से हमने एक लाइट डाली, तो प्रिज्म की बेटा इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है कि यहाँ पर अगर मैं कोई एक लाइट डालते हो तो बेटा वो लाइट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है इन द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो अगर यहाँ पे आपने व्हाइट लाइट डाली, न्यूटन बाबा ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था, अगर यहाँ पर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट क्या होती है बेटा, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होती है बेटा, ब्रेक हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और वो 7 कलर्स क्या होते हैं बेटा आपके पास, विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बैंड होती है बेटा वो आपके पास होती है वायलेट, और सबसे कम डेविएट जो होती है वो होती है रेड, ठीक है। और बेटा ये जो आपके पास जो रे होती है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये जो आपके पास इमरजेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल होता है बेटा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डी से भी नोट करते हैं और डेल्टा से भी नोट करते हैं, ठीक है, डेल से, सॉरी, ठीक। आगे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर जो लाइट रे होती है वो स्प्रेड होती है 7 डिफरेंट कलर्स में, जिसको हम बोलते हैं बेवक्योर। इसमें जो वी होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है और जो आर होती है वो लीस्ट डेविएट होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास जो तो वेवलेंथ होती है बेटा, वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। डेविएशन आपके पास किस में होगा, रेड में ज़्यादा होगा, सॉरी वायलेट में ज़्यादा होगा, रेड में सबसे कम होगा, ठीक, क्लियर है। बात कर लेते हैं रेनबो की। तो यहाँ पर रेनबो जो होता है बेटा, यहाँ पर भी आपके पास डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इसी का ये एक फिनोमेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो ड्रॉपलेट होती है, ठीक है, सॉरी एक्चुअली इट्स अ फिनोमेना ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
ठीक है। यहाँ पर आपके पास सनलाइट आती है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन होता है इस पॉइंट पे आके। रिफ्रैक्शन होने के बाद बेटा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ड्रॉप का कि उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो पहला आपके पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, और इस फेस पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, वापस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। वापस से क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होना चाहिए खाली, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रोसेस होते हैं, पहले रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से वापस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो लाइट होती है वो वापस से 7 कलर्स में टूट जाती है, और आपको अगेन क्या दिखता है, रेनबो वेव की ओर दिखाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में इंद्रधनुष भी बोलते हैं। बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट की। तो बेटा यहाँ पे न्यूटन बाबा ने क्या करा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे वो पहुँचे कि उन्होंने ये देखा कि अगर मैं क्या करूँ, 2 प्रिज्म को एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रख दूँ, ठीक है, तो जो लाइट होगी वाइट लाइट वापस से क्या देगी आपको, वाइट लाइट ही देगी। यानी कि पहले वाइट लाइट आएगी वो 7 कलर्स में टूटेगी, 7 कलर्स में टूटने के बाद जैसे ही हम उल्टा एक प्रिज्म लेंगे, दूसरा बिल्कुल एकदम इसको उल्टा रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, वापस आपको वाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा आपके होगा जो ड्यू टू द डेंसिटीज एंड द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट लेयर्स, लाइट क्या होती है बेटा, लाइट की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं वो बिहेव करती हैं पर्टिकुलर मीडियम की तरह, ठीक है, जिस वजह से लाइट क्या होती है बेटा, बैंड होती चली जाती है, और इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से इसके बेटा कुछ फिनोमिना हैं जिसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। लाइट आपको जो स्टार्स होता है बेटा ब्लिंक करते हुए दिखते हैं, ठीक है। एपरेंट स्टार पोजीशन, आपको जो स्टार की पोजीशन लगती है वो एक्चुअल नहीं होती है, ठीक है, एपरेंट होती है, वो बदलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपके पास एक फिनोमिना इसका होता है एडवांस सनसेट एंड डिलेड, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी गलत है। इसका जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। आप देखते हो कि सूरज चाचा जो है वो मॉर्निंग में निकल भी नहीं पाते, लेकिन उससे पहले हमें दिन दिख जाता है, ठीक है। और जब सूरज चाचा छिप जाते हैं, ठीक है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी दिन रहता है, तो उसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। ये भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही बेटा हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके पास क्या होता है कि लाइट का डिफरेंट लेयर से पास होना, या बहुत सारे आपके पास जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकरा के लाइट क्या होती है, विजिबल हो जाती है, ठीक है, टूटती है आपके पास लाइट क्या होती है, विजिबल हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मोस्ट जो सबसे बड़ी इसका जो फिनोमेना तो वो होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। व्हेनेवर लाइट पासिंग थ्रू द डिफरेंट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द डिफरेंट पार्टिकल्स इन द लाइट बिकम विजिबल, इट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसका एक सबसे दूसरा एक फिनोमेना क्या है, कलर ऑफ स्काई इज द ब्लू। जो कलर ऑफ स्काई होता है बेटा क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।